शाहरुख खान के परिस्तार आजकल खफा हैं कि मुश्किल वक्त में बॉलीवुड को बचाया किंग खान ने, लेकिन बेहतरीन अदाकार की फिल्म फेयर ट्रॉफी फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर ले उड़े। इन्हें शिकवा है कि 2023 में 2500 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले बादशाह को सबसे बड़े अवार्ड शो में लिफ्ट नहीं करवाई गई। इतवार की शब गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर में सजने वाला ये मेला बारबी फेल और एनिमल के नाम रहा। जबकि साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान बेहतरीन हिदायतकारी, जबकि डंकी और जवान बेहतरीन अदाकारी की रेस में शामिल होने के बावजूद हार गई। विधु विनोद चोपड़ा बारबी फेल की वजह से 34 बरस बाद बेहतरीन हिदायतकार के इम्तिहान में पास हो गए। ये 1990 में परिंदा के बाद इनकी दूसरी कामयाबी है। शाहरुख के परिस्तारों के पास कोई दलील नहीं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हैं। मज़ाहिर इसमें जानिबदारी का कोई पहलू नजर नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया की ट्रोल ब्रिगेड फिल्म फेयर की तारीख से चुन चुन कर ऐसी मिसालें सामने ला रही है जिससे पूरी दाल काली नजर आए। अगरचे ऑस्कर समेत किसी भी अवार्ड शो की तारीख तनाज़ात से खाली नहीं, मगर जब फनकार खुद डंके की चोट पर एतराफ करे कि हाँ उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड पैसों के जरिए खरीदा, तो क्या एतबार बाकी रह जाता है। कपूर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले माजी के मशहूर रोमानवी हीरो ऋषि कपूर बॉबी 1973 से रातों रात स्टार बने थे। 2017 में सामने आने वाली इनकी आप बीती खुल्लम खुल्ला में इस बात का बरमला एतराफ मौजूद है कि उन्होंने एक फिल्म अवार्ड 30,000 रुपए के इवज खरीदा था। जानने वाले फौरन जान गए कि ये 1974 में इन्हें मिलने वाले फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड की बात हो रही है। 1954 में शुरू होने वाला यह अवार्ड आइंदा कई मुतनाज़े फैसलों और खुले घपलों का शिकार हुआ। हम इनमें से 5 घपलों का तफसील से जायजा लेते हैं। तवाइफ पर बनने वाली किसी भी फिल्म में उम्दा मौसीकी की बहुत गुंजाइश होती है, लेकिन जो मयार पाकीज़ा में गुलाम मोहम्मद ने सेट किया, इसकी गर्द भी कोई न छू सका। 1981 में आने वाली उमराव जान अदा में खयाम ने इंतहाई खूबसूरत गजलें कंपोज की, मगर पाकीज़ा के रिथम के सामने कौन ठहर सकता है। मौसीकार बनने से पहले गुलाम मोहम्मद तकरीबन 12 साल तक अनिल बिस्वास और नौशाद के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर रहे। इनकी पहली बड़ी कामयाबी मिर्जा गालिब 1954 में थी, जिसमें इन्होंने तलत महमूद, रफी और सुरैया की आवाजें इस्तेमाल करते हुए गीत के अंदाज में गजलें रिकॉर्ड की। इस पर इन्हें बेहतरीन मौसीकार का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, लेकिन कामयाबी बाकायदा सिलसिले की शक्ल इख्तियार ना कर सकी। गुलाम मोहम्मद बुनियादी तौर पर ढोलक और तबला नवाज थे। अपनी महारत का निहायत खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पाकीज़ा की बेशतर धुनों में बुनियादी साज तबला ही रखा। इन्हें खुद भी पाकीज़ा की मौसीकी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अफसोस के मीना कुमारी और कमाल अमरोहवी के घरेलू झगड़ों के सबब फिल्म ताखीर का शिकार होती गई। जब 1972 यानी 1972 में पाकीज़ा सिनेमा घरों की जीनत बनी, तब गुलाम मोहम्मद को मिट्टी का रिज़्क हुए 4 साल बीत चुके थे। पाकीज़ा मौसीकी के अलावा भी शानदार फिल्म थी, बल्कि इसका शुमार आंखें बंद करके बॉलीवुड में बनने वाली आला तरीन फिल्मों में किया जा सकता है। मगर 1972 के फिल्म फेयर अवार्ड के मंच पर बुरी तरह पिट गई। यह फिल्म 5 अवार्ड्स के लिए नामजद हुई। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन। इनमें से सिर्फ एक निस्बतन कम बुक्कत रखने वाला आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड पाकीज़ा को मिला, जबकि बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड तारीख की गर्द में खो जाने वाली एक फिल्म बेईमान ने हथिया लिए। ये दोनों फैसले इंतहाई बोते थे, मगर जब बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड भी बेईमान के शंकर जयकिशन की झोली में डाल दिया गया, तो बेईमानी की इंतहा होगी। बेईमान के लिए बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड जीतने वाले मशहूर विलन प्राण ने एहतजाजन अपना अवार्ड वापस कर दिया कि यह मौसीकी की तौहीन है। किसी भी पैमाने से हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्में शुमार कर लीजिए, मुगल आजम इसमें जरूर शामिल होगी। जहां तक तारीखी फिल्मों की बात है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेइंतहा सहूलतों के बावजूद कोई दूसरा डायरेक्टर वैसा शिकव पैदा ना कर सका जैसा आसिफ ने 64 बरस पहले कर दिखाया। बात महज सेट लगाने की नहीं, विजन और लगन की है, और इन दोनों चीजों में के आसिफ का जवाब नहीं। बिलअमूम 50 की दहाई में फिल्में 2 से 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाया करती थी, लेकिन मुगल आजम की महज शूटिंग पर 1.5 बरस से जायद वक्त लग गया। कि आसिफ एक एक सीन पर इतनी मेहनत कर रहे थे जितनी डायरेक्टर पूरी फिल्म पर नहीं करते। जब फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी तो पता चला कि मास्टरपीस क्या होता है। पृथ्वीराज कपूर, नौशाद, मधुबाला और दिलीप कुमार के बगैर मुगल आजम बन सकती थी, लेकिन के आसिफ के बगैर ऐसे किसी शाहकार का तसव्वुर नहीं किया जा सकता।
कैसी हैरत की बात है कि आसिफ को बेहतरीन हिदायतकार का फिल्म फेयर अवार्ड ना मिल सका। कि आसिफ एक दरवेश मंश इंसान थे जिन्होंने अपने लिए कोई एहतजाज ना किया, लेकिन फिल्म के मौसीकार नौशाद साहब फिल्म फेयर के दफ्तर जा पहुंचे। इन्हें इस बात का दुख था कि शंकर जयकिशन को दिल अपना और प्रीत पराई पर बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड कैसे मिल गया। आप मौसीकी का ज़ौक रखने वाले किसी भी शख्स से एस.डी. बर्मन का मास्टरपीस पूछें तो ज्यादा इम्कान यही है गाइड का नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे पूछें कि गाइड का सबसे उम्दा गीत कौन सा है तो वो गड़बड़ा जाएगा। मुसीबत यह है कि सब गीत कैफियत से इतने भरपूर हैं कि आप फैसला नहीं कर पाते कि पसंद की फहरिस्त में किस गीत को कहां रखें। जिंदगी के कई रंग अपनी भरपूर कैफियत के साथ किसी फिल्म की मौसीकी में बहुत कम आ पाते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, शोखो शंग, क्या से क्या हो गया और दिन ढल जाए उदास, गाता रहे मेरा दिल और तेरे मेरे सपने रोमान परवर, पिया तो से नैना लागे रे और सैया बेईमान नीम क्लासिकी, वहां कौन है तेरा और अल्लाह मेघ दे पानी दे फोक अंग, हाय राम हमारा कोरस। ये ना सिर्फ मुमकिन तौर पर एस.डी. बर्मन का मास्टरपीस है बल्कि बॉलीवुड की तारीख के बेहतरीन एल्बम्स में से एक है। लेकिन फिल्म फेयर वालों की आंखें 1966 में सूरज से चुंधिया गईं। 1967 में गाइड ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, लेकिन बेहतरीन मौसीकार का एजाज एस.डी. बर्मन के बजाय शंकर जयकिशन को दे दिया गया। इनकी फिल्म सूरज का एक गीत बहारो फूल बरसाओ बिलाशुबा बहुत उम्दा है, बाकी एवरेज से भी कम है। इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीतने वाली वहीदा रहमान अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि मैंने एस.डी. बर्मन से कहा, दादा बहुत अफसोस हुआ आपको इतने सुंदर म्यूजिक पर अवार्ड नहीं मिला। जवाब में एस.डी. बर्मन ने कहा कोई बात नहीं, और फौरन मुंह में पान रख लिया ताकि बात ना करना पड़े। वहीदा रहमान के बकौल दादा की बात में कहीं भी गम या अफसोस का तासुर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1970 में जब एस.डी. बर्मन को आराधना के गीत सफल होगी तेरी आराधना पर बेहतरीन प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला तो सूरज वाले शंकर जयकिशन ने इन्हें फोन करके कहा, सुना है दादा आपको अवार्ड मिला, बहुत बहुत बधाई हो। एस.डी. बर्मन ने कहा हाँ, लेकिन मैंने खरीदा नहीं। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया और पान खाने लगे। साल 1965 में मौसीकी के शोबे में शंकर जयकिशन की संगम, मदन मोहन की वो कौन थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती आमने सामने थी। तब शंकर जयकिशन, नौशाद और ओपी नैयर सफे अव्वल के मौसीकार शुमार होते थे। इसके बरअक्स तकरीबन 15 बरस फिल्म लाइन में गुजारने के बावजूद मदन मोहन के नाम से बड़ी कमर्शियल कामयाबियां नहीं जुड़ी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बतौर मौसीकार बॉलीवुड में ताजा ताजा कदम रखा था। दोस्ती इनकी हिंदी में रिलीज होने वाली महज तीसरी फिल्म थी। मदन मोहन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार वो फिल्म फेयर जीतकर एक बड़ी जुस्त लगाएंगे। बज़ाहिर हवा का रुख भी उनके हक में था, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कुछ और मंसूबाबंदी कर चुके थे। फिल्म फेयर मैगजीन के शुमारों में मौजूद कूपन के जरिए अवाम को सहूलत हासिल थी कि मुख्तलिफ शोबों में अपनी पसंद के नाम भेज सके। अगरचे हतमी फैसले का इख्तियार कमेटी का होता, लेकिन अवामी राय को बहरहाल अहमियत दी जाती, बिलखसूस जब मुकाबला सख्त हो। इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने महज 10,000 के एवज मौसीकी तरतीब दी थी, लेकिन उन्होंने किसी से 65,000 रुपए कर्ज पकड़ा और माल के जरिए चमत्कार कर दिखाया। सबसे पहले फिल्म फेयर के तकरीबन 25,000 शुमारे खरीदे और खुद ही कूपन भर के भेजे। बाद में कूपन के बगैर वो शुमारे जोहू के साहिल पर पड़े देखे गए। कई साल बाद अपने फ्रॉड को तस्लीम करते हुए प्यारेलाल ने कहा था, ये बिजनेस है, ऐसा तो करना पड़ता है। अगरचे दोस्ती और संगम की मौसीकी खूबसूरत थी, लेकिन वो कौन थी अपने स्टाइल में इंतहाई मुनफरिद और तासीर में इन दोनों से कहीं आगे थी। फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिनमें से 3 लग जा गले के फिर ये मुलाकात हो ना हो, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम और आप क्यों रोए आज भी टीवी और स्टेज शोज की जान समझे जाते हैं। इतने खूबसूरत बोल लिखने के बावजूद बेहतरीन नगमा निगार के तौर पर राजा मेहदी अली खान की नामजदगी तक ना होना भी हैरान कुन है। अपने एक इंटरव्यू में लता बताती हैं कि मदन मोहन ये फिल्म अवार्ड ना मिलने पर बहुत दुखी थे। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मदन भैया बहुत दुख हुआ। मदन मोहन ने कहा, दीदी आपको दुख हुआ, मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। मदन मोहन सारी जिंदगी इस बात से नाखुश रहे कि इनका हक मारा गया। इन्हें बेलमूम ड्राइंग रूम कंपोजर कहा जाता है, यानी ऐसा मौसीकार जिसकी धुनें इंतहाई खूबसूरत लेकिन पेचीदगी के सबब आम आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाती। गजल के शहजादे का ख्याल था कि अगर वो कौन थी पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाता तो ये लेबल खुद ब खुद उतर जाता। 1970 में मदन मोहन को दस्तक के लिए बेहतरीन मौसीकार का नेशनल अवार्ड मिला, मगर इनको खुशी ना हुई, यहां तक कि वो अवार्ड वसूल करने के लिए जाने को तैयार ना थे। इसी फिल्म के लिए संजीव कुमार को भी बेहतरीन अदाकार का नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने बमुश्किल मदन मोहन को साथ चलने पर राजी किया था।
2020 में जैसे ही फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाले फाइनल नाम सामने आए, बॉयकॉट फिल्म फेयर अवार्ड्स ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। गुस्से का इजहार करने वालों में परिस्तार ही नहीं, फनकार भी शामिल थे, जिनमें सबसे नुमाया एहतजाज नगमा निगार मनोज मुंतशिर ने किया। 2020 में फिल्म फेयर की नामजदगियों में जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय टॉप पर थी। हतमी मुकाबले में 13 अवार्ड जीतने के बाद यह फिल्म फेयर की तारीख में किसी एक बरस सबसे ज्यादा एजाजात अपने नाम करने वाली मूवी बन गई। इनमें से बेशतर फैसले शदीद तनकीद की जद में आए और सोशल मीडिया पर अवाम ने गली बॉय और फिल्म फेयर दोनों की खूब छितरौल की। इस बरस मौसीकी के शोबे में गली बॉय और कबीर सिंह को मुश्तरका अवार्ड मिला, जो निहायत भोंडा फैसला लगता था। ऐसा लगता है फिल्म फेयर के करता धरता तहैया कर चुके थे कि गली बॉय को अवार्ड देना ही देना है। साथ में इन्होंने कबीर सिंह को भी टांग दिया कि सोशल मीडिया की सारी गालियां गली बॉय को ही ना पड़ती रहें। अगरचे कबीर सिंह में तुझे कितना चाहने लगे हम की धुन मिथुन ने बहुत खूबसूरत तरतीब दी थी, मगर बाकी गाने कुछ खास न थे। कबीर सिंह और गली बॉय से कहीं ज्यादा खूबसूरत म्यूजिक केसरी का था। खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में माही वे और बी प्राक का तेरी मट्टी। इस बरस अरिजीत सिंह को बेहतरीन मर्द गुलकार का अवार्ड भी मिला, मगर जिस गाने पर मिला इसमें कुछ भी नहीं है। अगर यही अवार्ड इन्हें माही वे पर मिलता तो बात समझ में भी आती, लेकिन हमारे ख्याल में बी प्राक तेरी मट्टी की वजह से किसी भी दूसरे गुलकार की निस्बत बेस्ट प्लेबैक सिंगर के ज्यादा हकदार थे। लेकिन बी प्राक से भी ज्यादा अवार्ड के हकदार इस गीत के खूबसूरत बोल लिखने वाले मनोज मुंतशिर थे। जैसे ही बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड गली बॉय के तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा को मिलने का ऐलान हुआ, मनोज मुंतशिर ने ट्विटर पर पोस्ट कर दी। एहतजाज करते हुए उनका कहना था कि मैं सारी जिंदगी इससे ज्यादा अच्छी सतरें नहीं लिख सकता। एक गीत जिसने हजारों आंखों को अश्कबार किया, अगर वो हकदार नहीं तो आइंदा मैं किसी अवार्ड शो में शरीक ना होगा। धरती के लिए बेटों की कुर्बानियां और माओं का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बॉलीवुड के कई गीतों का मौजू बना। दिल को छू लेने वाली सादगी और खूबसूरत तशबीहात तेरी मट्टी को ऐसे लाजवाल गीतों की अव्वलीन फहरिस्त में ला खड़ा करते हैं। माँ को बेटे से मोहब्बत, चांद का इस्तिआरा और जज्बाती कैफियत मनोज मुंतशिर के अल्फाज में बहुत उम्दगी से सिमट आई है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।